ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक बढ़ गई है। मंडी में मवेशियों की कीमतों में गुज़श्ता साल की निस्बत बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइसेस डायरेक्टली इंक्रीज हो जाते हैं। शहरी मुनासिब दाम में जानवर ढूंढने निकल पड़े। का कीमत 70 लाख है। इनके सुबह नाश्ते में 2 किलो दूध और घी खिलाते और घी पिलाया इसको बहुत हमने। प्राइसेस एक तो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, कह लें कि जो 30-40,000 की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द टी कोड। ईद उल अज़हा को मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो करते हुए बहुत ही मजहबी अंदाज से सेलिब्रेट करते हैं और एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस को परफॉर्म करते हैं। ईद उल अज़हा पर आपके जानवर की कुर्बानी तो होती ही होती है, लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी आपके बैंक अकाउंट की होती है। जैसा कि हमें पता है कि कैसे प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल रहती हैं और गवर्नमेंट प्राइसेस को कंट्रोल करने या फिर इस सिचुएशन को हैंडल करने में या फिर इस पूरी मंडी में जानवरों की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम रहती है। यही वजह है कि हर गुजरते साल के साथ साथ आने वाला साल बनिस्बत ज़्यादा महंगा होता है। 2024 में डॉन के मुताबिक सिर्फ लाहौर में ईद से कुछ रोज़ कबल सैक्रिफिशियल एनिमल्स स्पेशली बकरों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। इसकी वजह यही बताई गई कि लाहौर सेल्स पॉइंट्स पर जानवरों की तादाद खरीदने वालों की निस्बत कम थी, यानी आसान लफ्ज़ों में डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी। जैसा कि हमें मालूम है कि बिज़नेस का फंडामेंटल रूल है कि जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइसेस डायरेक्टली इंक्रीज़ हो जाती हैं। कि प्राइसेस ज़्यादा होने के और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। डिमांड का इंक्रीज़ होना और सप्लाई का डिक्रीज़ होना, इसके कॉजेज़, फैक्टर्स और रीजंस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन इससे पहले कुछ ईयरली स्टैट्स को देख लेते हैं। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड का बताना है कि लाइफ स्टॉक सेक्टर से 8 मिलियन रूरल फैमिलीज़ को 35 to 40% इनकम मिलती है। अगर आपको नहीं पता तो लाइफ स्टॉक सेक्टर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का हिस्सा होता है जिसमें जानवरों को इंसान के खाने पीने और बाकी ज़रूरियात के लिए रेज़ किया जाता है। हाँ, इंसानों की जो खाने पीने की ज़रूरियात हैं वो इसी सेक्टर से पूरी होती हैं, जैसा कि मिल्क, एग्स या फिर मीट, ये सारा कुछ इसी सेक्टर से आता है। साथ में गांव के लोगों को रोज़गार भी इसी सेक्टर से मिलता है। एक्सपोर्ट में भी ये सेक्टर काफ़ी अच्छा काम और रोल प्ले कर रहा है, जैसा कि पाकिस्तान लेदर, मीट या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। ईद के मौके पर सेक्रीफाइस बहुत बड़ा होने की वजह से बिजनेस भी उतना ज़्यादा होता है, बिजनेस को भी उतना ही बूस्ट मिलता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में रूरल फैमिलीज़ को 35 to 40% तक इनकम जनरेट होता है। ईद के अलावा भी मीट पूरा साल खाया जाता है और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स और इसके अलावा जो ज़रूरियात होती हैं वो भी पूरी की जाती हैं, जबकि ईद पर इसको मज़ीद बूस्ट मिलता है। एक ही महीने के अंदर इतने सारे जानवरों को लाया जाता है और पूरा साल उनकी परवरिश की जाती है। एक ही महीने के अंदर जो बिज़नेस होता है वो पूरा साल नहीं होता, लेकिन फिर भी जब आप मंडी का चक्कर लगाएं तो आपको प्राइसेस हाई से हाई मिलती हैं। हर आने वाला साल पिछले साल से ज़्यादा महंगा हो जाता है। बकरे की कीमत 1 से 1.5 लाख तक जहाँ पहुँची है। गाय या बफेलो की कीमतें 3 से 4 लाख तक जा पहुंची हैं या फिर करोड़ों तक। हाँ, करोड़ों में आपको एक लग्जरी गाय मिल सकती है जिसमें एक ख़ास किस्म की खासियत हो सकती है, लेकिन अगर एक डिसेंट गाय की बात की जाए तो उसकी प्राइसेस भी हाई से हाई हैं, जबकि एक कैमल की कीमत 6 से 7 लाख तक जा पहुंची है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक साल भर में टोटल 5.5 मिलियन ऑफ टन मीट को प्रोड्यूस किया गया, जिसमें 2.63 मिलियन टन्स बीफ, 0.917 मिलियन ऑफ टन्स मटन को प्रोड्यूस किया गया, 2.36 मिलियन टन्स पोल्ट्री प्रोड्यूस हुआ। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में नॉर्मली इतना मीट तो प्रोड्यूस हो ही रहा है और खाया भी जाता है, और ईद के साथ साथ ईद के मौके पर इसे मज़ीद बूस्ट भी मिल जाता है। लेकिन जब भी आप मंडी में जाते हैं तो प्राइसेस हाई से हाई और आसमानों को छू रही होती हैं। वजह क्या है? वेट, डोंट वरी, जहाँ पर जानवरों की कीमतें ज़्यादा होती हैं वहाँ पर मुख्तलिफ एस्पेक्ट से मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं कीमतों के इजाफे में, लेकिन इतना बिज़नेस होने के बावजूद भी ये गौर तलब बात है कि इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ जाती। पहला रीज़न जो कि मंडी में जानवरों की कीमतों में इजाफे का बाइस बनता है वो है आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन। मतलब गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक्स के ज़रिए से ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जिसमें चीज़ों की कीमतों में कॉन्टीन्यूसली कंट्रोल्ड इजाफा किया जाता है ताकि इकोनॉमी को ग्रो किया जा सके।
اینڈ رزلٹ ہمیں ملتا کیا ہے کہ پاکستان میں پیسے کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. آرٹیفیشل انفلیشن کو اپلائی کرنے کے ڈفرینٹ میتھڈ ہو سکتے ہیں اور ہمیں یہ ٹائم ٹو ٹائم دیکھنے کو ملتے بھی ہیں. اور ہاں، بلیک مارکیٹ کی وجہ سے بھی منڈیوں میں جانوروں کی قیمتوں میں 30% تک کا آبویس اضافہ ہو جاتا ہے. بلیک مارکیٹ یا پھر شیڈو مارکیٹ یا پھر انڈر گراؤنڈ مارکیٹ ہوتی ہے، جس میں انلیگل ایکشنز کے ذریعے جہاں باقی چیزوں کی ٹریڈ کی جاتی ہے وہاں جانوروں کی بھی تجارت کی جاتی ہے. اور ان ایکٹیویٹیز میں ٹیکسز اور گورنمنٹ کے ریگولیشنز کو اوائڈ کیا جاتا ہے تاکہ ٹیکسز سے بچا جا سکے. بلیک مارکیٹ میں جہاں پر بہت سارے اس کے نیگیٹو امپیکٹ ہوتے ہیں وہاں پر کوالٹی سرٹینٹی، لاس آف گورنمنٹ ریونیوز یا ان ایکوالٹیز یا پھر کچھ کیسز میں قیمتوں جیسے اضافے کا نقصان کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. آفیشلز کی جانب سے کرپشن کی صورت میں چیک پوسٹ پر کی جانے والی برائز بھی وجہ بنتی ہیں قیمت میں اضافے کا. یعنی آپ جانور یا بکرا تو خریدتے ہی ہیں لیکن آپ کے پیسوں سے پیچھے ایک پورا ایکو سسٹم چل رہا ہوتا ہے کرپشن کا. منڈی میں قیمتوں کے اضافے کا ایک اور فیکٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ ایکسپورٹیشن کا ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے لیکن یہ بھی وجہ بن سکتا ہے پاکستان میں جانوروں کی قیمتوں میں اضافے کا. اچھے سے اچھا جانور یا پھر میٹ یا پھر ڈیری پروڈکٹس گلف کنٹریز کو ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ منڈی میں جتنا بھی گھوم لیں آپ کو اچھا اور صحت مند جانور ملنا مشکل ہو جاتا ہے. اکثر جانور انہیلدی ہوتے ہیں، ہیلتھ کنڈیشن کے اعتبار سے بہت لو ہوتے ہیں. یعنی آسان لفظوں میں کہ لو کوالٹی پروڈکٹس اپنے لوگوں کے لیے پاکستان میں رکھا جاتا ہے اور اچھے سے اچھا جانور باہر سیل کر دیا جاتا ہے. ڈیمانڈ کے انکریز ہونے اور سپلائی کے ڈکریز ہونے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ بہت زیادہ جانور اور اچھی کوالٹی کے جانور ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور پاکستان میں جانوروں کی کمی ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں آج جانوروں کی شارٹیج ہے اور قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں. منسٹری آف کامرس کے مطابق پاکستان نے 2023 سے 24 کے بیچ $430.89 ملین کے میٹ اور ڈیری پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کیا، یعنی لاسٹ ایئر 339 ملین ڈالرز تک تھے. پاکستان تقریباً پروڈکشن کا 80% فی الحال میٹ سعودی عربیہ اور UAE یا پھر دوسری کنٹریز کو ایکسپورٹ کرتا ہے. تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بزنس ہو رہا ہے، اتنا ایکسپورٹیشنز ہو رہے ہیں، لیکن پروفٹ کس کا ہو رہا ہے؟ obviously not you. اتنے جانور پروڈیوس کرنے کے بعد 80% ملک کا میٹ ایکسپورٹ ہونے کے بعد اتنے بزنس اور عید الاضحیٰ کے بعد ہماری لیدر انڈسٹری کو کیا ہوا جو مسلسل ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. 2024 کی عید الاضحیٰ کے مطابق 6.8 ملین اینیملز کو سیکریفائز کیا گیا تھا جو کہ 500 بلین پاکستانی روپیز بناتے ہیں، یعنی 1.8 بلین ڈالرز، جس میں 2.9 ملین گائے کو قربان کیا گیا، 3.3 ملین گوٹس کو ذبح کیا گیا، 3,85,000 شیپس کو قربان کیا گیا، 98,700 کیملز اس میں موجود تھے. اتنے بڑے سیکریفائس کے بعد لیدر انڈسٹری ڈکلائن کا شکار کیوں ہے، مسلسل ڈاؤن فال کی طرف کیوں جا رہی ہے 2021 سے؟ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق 2023 سے 24 کے درمیان پاکستان لیدر انڈسٹری نے $808,000 کا لیدر ایکسپورٹ کیا، جو کہ ایک ڈراپڈ ویلیو ہے. یعنی اس سے پچھلے سال 2022 سے 23 کے درمیان 887 رہی تھی، یعنی 8% تک کا لاس آ گیا تھا ایک سال میں. 2021 سے 22 کے درمیان اگر بات کریں تو ایکسپورٹ ویلیو 953 تھی، یعنی لیدر انڈسٹری مسلسل 2021 سے ڈاؤن فال کا شکار ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے مختلف سٹیز میں، خاص طور پر سیالکوٹ میں 150 آؤٹ آف 260 لیدر پروسیسنگ یونٹس کو کلوز کر دیا گیا. یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا ہے ہائیڈ ویسٹیج سے، جہاں پر جانوروں کی کھالوں کو یا تو ٹھیک طرح سے کلیکٹ نہیں کیا جاتا یا پھر کلیکٹ کر کے چھپن چھپائی شروع ہو جاتی ہے. اور اس طرح کچھ لوگ جب کھالوں کو چھپا لیتے ہیں، اس کو ہائڈ کر لیتے ہیں تاکہ بلیک مارکیٹ میں اس کو سیل کیا جا سکے. جہاں پر ان کھالوں کو اچھے طریقے سے کلیکٹ کیا جانا تھا اور لیدر پروسیسنگ یونٹ سے گزار کر لیدر کو یا پھر لیدر پروڈکٹس کو گلف کنٹریز میں یا پھر یورپین کنٹریز میں ایکسپورٹ کرنا تھا، وہاں پر یہ کھالیں گل سڑ جاتی ہیں. اب تو آن لائن قربانی ایپس کو بھی بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس میں پروفٹ بنایا جا سکے.
इसे भी इबादत की जगह एक बिजनेस बना दिया गया है। यहाँ पर भी आपको सेम क्राइसिस और सेम ग्रीड देखने को मिलेगी। क्लास डिवीजन भी एक फैक्टर हो सकता है जानवरों की कीमतों में इजाफे का, क्योंकि जानवर इतने का होता नहीं है जितने का शो ऑफ करके मर्जी की कीमतें लगाई जाती हैं। क्लास डिवीजन पहले इतना ऑब्वियस नहीं था, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। जहाँ पर ईद उल अज़हा का मकसद होता है सबको एक साथ लेके चला जाए, एक दूसरे को बांटना मकसूद होता है, ना कि फ्लैक्स। फिर हमें ज़्यादा लोग तो ऐसे देखने को मिलते हैं जो पूरा साल गोश्त नहीं खा पाते, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरा साल एक हिस्से की यानी 20,000 जमा करते करते लगा देते हैं, और साल गुजरता है तो एक हिस्सा, जैसा कि अब अगर बात की जाए तो हिस्से की कीमत 50,000 तक जा पहुंची है। और फिर एलीट क्लास और गरीब तबका में गैप के आने की वजह भी यही है कि हम अपनी इबादतों के मकासद को भूल चुके हैं। इसके अलावा आपके माइंड में भी अगर कोई ऐसे रीजंस हैं जो कि मंडी में इजाफे का सबब बनते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू रीड इट। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर बात की जाए तो मंडी में कुछ जानवर ऐसे भी मिलते हैं जो बेहद कमज़ोर और अनहेल्दी होते हैं। पंजाब लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट जहां पर मॉडर्नाइज लाइव स्टॉक पर फोकस कर रहा है, वहां पर प्राइसेस को भी कंट्रोल करना होगी और मंडियों को भी रेगुलेट करना होगा। मंडी माफिया की अगर बात की जाए तो उस पर तो कोई रूल अप्लाई होता ही नहीं है, मीडिया पर तो उसकी बात होती ही नहीं है, बल्कि उनकी प्राइसेस का बढ़ाना हमें ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। मंडियों को रेगुलेट करने के साथ साथ मंडी माफिया पर भी एक्शन प्लान किया जाए। जहां पर कीमतें बढ़ रही हैं तो वो क्यों बढ़ रही हैं, रेगुलेशंस के साथ साथ ब्लैक मार्केट पर भी नज़र रखनी होगी, उसको भी ख़त्म करना होगा। पूरे मंडी माफिया को समझने के लिए हमें इंडस्ट्रियल रिपोर्ट्स के अलावा कोई और सोर्स, स्टडीज़ या आउटलेट्स नहीं मिलते। बात की जाए अथॉरिटीज़ की कि ईद उल अज़हा के मौके पर इतना बड़ा सेक्रीफाइस होता है, इतने ज़्यादा जानवरों को सेक्रीफाइस किया जाता है, कुर्बान किया जाता है सुन्नत इब्राहिमी की याद में, लेकिन होता क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से सफाई का नाकिस इंतज़ाम होता है। इतना बड़ा शहर पाकिस्तान का कराची, जिससे पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बिजनेस आता है, वहाँ पर वेस्ट के ढेर लगे होते हैं। अथॉरिटीज़ को जहां एक्शन प्लान्स लेने चाहिए वहां पर वो हाथ धरे बैठी रहती है। अवाम गली मोहल्ला के खुद सफाई करना चाहें तो वो खुद अपने तौर पर कर सकते हैं, और फिर जब हुकूमत कोई इक़दामात नहीं करती या फिर कोई एक्शन प्लान नहीं लेती तो फिर आम आदमी, आम सिविलियंस इस बात पर मजबूर हो जाते हैं कि वो कचरे के ढेर को या वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ठिकाने लगाएं। या फिर दूसरा ये तरीका हो सकता है कि वो पूरी ज़िंदगी इसी गंदगी में या फिर बीमारियों में गुजार दें। एट द एंड अगर कुर्बानी के मकासद को सामने रखा जाए तो सुन्नत को इबादत समझते हुए हर इंसान को अपना हिस्सा डालना होगा। ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल के चेंज होने से पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, या फिर एक इंडिविजुअल को ब्लेम करने से पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। कुर्बानी के मेन मकासद सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो करना, इबादत और अल्लाह का हुक्म समझ के ईमान को मैक्सिमाइज करना, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इन अदर वर्ड्स चैरिटी और कंपैशन, कम्युनिटी या फिर सोशल यूनिटी को कायम रखना। ईद उल अज़हा को निहायत मजहबी अंदाज से बिना किसी फ्लेक्स के या करप्शन के बराबरी की सतह पर मनाना चाहिए। फ़िलहाल हम कोशिश ही कर सकते हैं। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा मुबारक। आई होप कि आपका सेक्रीफाइस और ईद बहुत अच्छी गुजरे। वेल, आज के लिए इतना ही, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरा हिस्सा गरीबों में बांट दीजिए।